हेलो सभी को सार्थक फिजिक्स में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग नए लेक्चर के बारे में देखते हैं। इस लेक्चर का नाम है RFL। RFL का मतलब होता है रैपिड फायर लेक्चर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को बहुत तेज़ी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तेज़ी से क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग का एग्जाम नज़दीक हो रहा है, नज़दीक जेईई मेंस का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जिसमें आप लोग के लिए ये बनाया जा रहा है कि आप लोग किसी भी चैप्टर को बहुत तेज़ी से रिवीजन करें, और ताकि उनके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सबको आप लोग एक बार रिमाइंड करें उसको, ताकि आप लोग को सारा चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे बार बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उस सबको क्या करेंगे, एक बार रिमाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में 5-10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को दे देंगे होमवर्क के लिए, जिससे हम हिंट्स दे देंगे, जिससे आप लोग खुद कीजिएगा कोशिश सॉल्व करने का। चलिए तो हम इसके बारे में देखते हैं। वर्क क्या होता है, तो F.dl होता है। F.dl अगर एलिमेंट्री होगा तो dw से रिप्रेजेंट करता है। dw क्या होगा, ये एलिमेंट्री के लिए रिप्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री के, और मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स के लिए होगा। क्या होगा, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए रिप्रेजेंट होगा। जब अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो डायरेक्ट F.d वेक्टर बोल देंगे, क्योंकि dl जो होगा वो आपका क्या हो चुका होगा, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे, वो आपको वेरिएबल तो होगा नहीं, तो वेरिएबल नहीं होगा तो हम सिर्फ क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा इतना। फिर उसके बाद वर्क डन जो होगा आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मतलब कि वर्क डन जो होता है जीरो कहाँ पे होता है, जब क्या हो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। दो केस में क्या होता है, आप लोगों को वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये मन करेगा, आप लोग को अगर कॉपी में लिखना चाहें तो कुछ बहुत सारा बात इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जिसको बोर्ड पर लिखा नहीं गया, जिससे हम सिर्फ क्या करेंगे, ओरली बोल देंगे। जिसे अगर नोट करना चाहें तो आप लोग वीडियो पॉज करके उस चीज को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। लेकिन इतने सारे चीज हम लोग बोर्ड पे लिखाए हुए, जितने सारे चीज आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। इसे एक पेज में जरूर लिखिएगा, जहां भी आप मतलब एक कॉपी ले लीजिएगा जिसमें शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और इन सारे चीज को लिख के आप लोग को डेली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डेली उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपको स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी जैसे L0 दिया हुआ, मतलब स्प्रिंग का अगर नेचुरल लेंथ से क्या हो जाए, मान लीजिए कि एक साइड डिस्टेंस चला जाए, एक साइड डिस्टेंस यहाँ से चला जाए, फिर क्या हो जाएगा, एक साइड डिस्टेंस हम यहाँ पे लेके चला है, मतलब किसी ब्लॉक को मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करा रहा है, तो अगर पूछा जाएगा वो वर्क डन कितना कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग लेंथ अगर स्प्रिंग में लेते हैं उसको क्या करते हैं, हमेशा नेचुरल लेंथ से हम लोग क्या करते हैं, मतलब मीन पोजीशन से हम लोग मीन पोजीशन से क्या करते हैं, उसके लेंथ को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो एक साइड, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 1/2 k इंटू xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। क्या होगा, xf स्क्वायर मतलब xi स्क्वायर। अब क्या पता, हो सकता है कि xf बड़ा हो जाए xi से, xi बड़ा हो जाए xf से, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंप्रेशन और एक्सटेंशन के ऊपर। अगर मान लीजिए कि अगर तुम्हारा एक्सटेंशन हो रहा होगा तो xf क्या होगा, बड़ा होगा xi से। अगर कंप्रेशन होगा तो वहाँ पे xi क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा xf से। तो वर्क डन इसका क्या होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो स्प्रिंग के कारण वर्क डन होता है, वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को कट करते हैं तो ये कुछ बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि स्प्रिंग को अगर कट करते हैं तो फिर अगर मान लीजिए कट करके और उसको 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो तुमसे पूछेगा कि वो दोनों स्प्रिंग को हम क्या किए कि दोनों स्प्रिंग को पैरेलली कन्वर्ट कर दिए, पैरेलली हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए, या आपको मान चलिए कि उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपको पूछेगा के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट जो कटिंग स्प्रिंग कर रहे हैं उसका आपको के का वैल्यू तो पता होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, तो उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसी का ध्यान रखिएगा कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंटू के स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी के इंटू एल जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी के जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके लेंथ होगा। मतलब अगर लेंथ जितना छोटा होते जाएगा, लेंथ जितना ही छोटा होता जाएगा, के का वैल्यू उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर लेंथ जितना ही बड़ा होगा उसका के का वैल्यू क्या होगा, उतना ही छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग को हम L1 L2 में हम कन्वर्ट कर दिए, L1 L2 में क्या किया, इसको काट दिए, तो कट करने के बाद क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है तो इसका K1 इंटू L1 इक्वल टू K2 इंटू L2। क्यों K2 इंटू L2, इसलिए क्योंकि दोनों स्प्रिंग मतलब सेम मटेरियल का है, तो कांस्टेंट भी सेम होगा, तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से K1 K2 का हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। K1 K2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के क्या करेंगे, वहाँ से जैसे भी क्वेश्चन में बोलेगा वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं।
फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है कि आपका अगर दो स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 + k2। अगर मान लीजिए कि दो स्प्रिंग अगर मान लीजिए सीरीज में कनेक्टेड है, दो ही नहीं बहुत सारे स्प्रिंग कनेक्ट हो सकता है, तो बहुत सारे स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, k1 + k2। इसमें क्या करेंगे हम ऐड करते जाएंगे, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़ते थे, कैपेसिटर में पढ़ते थे। कैपेसिटर में क्या होता था, कैपेसिटर में ऐसे ही होता था, अगर सीरीज में होता था तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो वहीं अगर कैपेसिटर अगर सीरीज में हो जाता था तो हम लोग पैरेलल में हो जाता था, तो हम लोग क्या पढ़ते थे वहाँ पे हम लोग k1 + k2 + k2 ऐसे हम क्या करते हैं, इसी की तरह क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ पे भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में देखते हैं, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है आप लोग के लिए, वर्क एनर्जी थ्योरम में नेट वर्क डन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। कि जितने भी किसी भी ब्लॉक पर अगर जितना भी सारा फोर्स हो, वो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, कुछ भी हो सकता है, वो सारे कितने के बराबर हो, टोटल नेट वर्क डन जो होता है, सारे फोर्स जितने भी सारे फोर्स लग रहे होंगे उन सारे फोर्स का वर्क डन निकालो, इक्वल टू क्या होगा उसका चेंज इन काइनेटिक। मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, वहां पर हम एनर्जी का चेंज निकाल लेंगे, वो क्या होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो वहीं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो नेगेटिव है, वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होता है वो माइनस डेल ई के बराबर होता है। डेल ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्लस W/NC, मतलब NC का मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, W एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स वगैरह जो भी अप्लाई किया जा रहा होगा, मतलब जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चीज के द्वारा क्या होगा, जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, डेल को क्या कर सकते हैं, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो WNC + W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के ई प्लस डेल यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो डेल के ई प्लस डेल यू इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हम लोग इसको बोलते हैं, इसके सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का चेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग चेंज बोलेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी कंजर्वेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा कि एनर्जी क्या होता है, इसमें कंजर्व होता है। तो कंजर्व एनर्जी कब होता है, जब ये दोनों क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाएगा। WNC + W एक्सटर्नल, तो जीरो कब हो सकता है, दो केस में हो सकता है, या तो W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो हो जाए, W ऑफ एक्सटर्नल दोनों जीरो हो जाए, या हो सकता है अप्लाई ही ना हो, मतलब उस बॉडी पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा होगा। तो अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो वर्क डन जीरो, या तो हो सकता है कि किसी केस में मतलब कि दोनों का कारण वर्क डन फोर्स लग रहा हो लेकिन वर्क डन जीरो है, इसे मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का हो, तो हो सकता है ऐसे केस में जीरो हो। ठीक है, तो ऐसे वर्क डन में तक लिखा जाएगा W/NC = 0 या W एक्सटर्नल = 0, आइदर दे आर एब्सेंट या वर्क डन इक्वल टू 0, या उसके कारण वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है, टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कितना हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। अब इसको डेल के को और डेल को क्या लिख सकते हैं, UI + KI = UF + KF लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या हो रहा है, यानी जितना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम था, फाइनली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या हो रहा है, उतना ही हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल जितना टोटल एनर्जी था, फाइनली क्या हो रहा है, उतना ही टोटल एनर्जी हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जितना पहले था अभी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी भी अपना वैल्यू चेंज होगा, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम जो इनिशियली होगा वही फाइनली होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्व रह रहा है, मतलब कि उसके इंटरनली सब चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल सम देखा जा रहा है तो इक्वल हो रहा है। टोटल सम इनिशियल इक्वल टू क्या हो रहा है, फाइनल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट के बारे में देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस और WC के बराबर होता है, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस WC का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस FC.dl लिख सकते हैं, जहाँ पे FC किसको बोलेंगे, FC इक्वल टू आपका हो जाएगा आप FC इक्वल टू आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं हम लोग को लिए फिजिक्स वगैरह में, तो कंजर्वेटिव फोर्स लगभग जैसे इलास्टिक फोर्स मान सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मान सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स ले सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स, जितना भी कांस्टेंट फोर्स का मतलब हुआ है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे 2i का प्लस 3j का प्लस 4k होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे चीज क्या होते हैं, ये सारे फोर्स जितने भी होते हैं ये सब कांस्टेंट फोर्स के कारण, आपका कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स
मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अगर उसके कारण वर्क डन निकालते हैं तो क्लोज लूप में हमेशा क्या होता है, उसका वर्क डन नेट वर्क डन कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ था कि अगर यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेते हैं, ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड पे क्या होगा, अगर कोई ब्लॉक अगर मान लीजिए एच हाइट ऊपर होगा, एच हाइट क्या होगा आपका ऊपर होगा, तो एच हाइट अगर ऊपर होगा तो हम लोग ग्राउंड का जो पोटेंशियल एनर्जी लेकर चलते हैं 0 मान लेते हैं। तो एच हाइट अगर ऊपर होगा तो मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर पार्टिकल ऊपर में इतना हाइट पे होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना mgh होता है। एच जो होता है ग्राउंड से उस ब्लॉक तक का हम लोग क्या करते हैं, मास हाइट ले लेते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट क्या मानते हैं, mgh मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है, जब पॉइंट मास हो। पॉइंट मास का मतलब बड़ा मास नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक छोटी सी मास ले सकते हैं, छोटे से मास मतलब जिसे बहुत छोटा सा मास ले सकते हैं, जिसका मतलब वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, तो उस तरह का बॉडी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, mgh लेते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मास लो, इतना बड़ा रॉड ले, जैसे मार्कर जैसा इतना मोटा है कोई चीज अगर ले लेते हैं, तो अगर इसका मान लीजिए कि इसका आपको निकालना होगा, जैसे यहाँ पर रॉड एक ले लिए, रॉड ले लिए, रॉड टाइप का जिसका हाइट h है, ये भी यूनिफॉर्म रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ, यूनिफॉर्म रॉड के लिए बता रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म आप लोग से सादे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म अगर रॉड ले ले तो यूनिफॉर्म रॉड में क्या होगा, यूनिफॉर्म रॉड का मान लीजिए कि एच हाइट होगा, तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा कि ग्राउंड पर रखा हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले इसका सेंटर खोजते हैं, सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके h/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास h/2 डिस्टेंस पे उसके बीच में होता है। तो अब अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास का हाइट निकालेंगे mgh/2, h/2। तो यहाँ पे h/2 होगा, लेकिन अदर ब्लॉक अगर होगा, कोई और दूसरा ब्लॉक होगा जिसका सेंटर ऑफ मास, तो याद रखना कि U जो होगा वो mg इंटू क्या होगा, ycom होगा। ycom मतलब हाइट ऑफ यहाँ पे h ऑफ com लिख देते हैं, मतलब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वहां पे ध्यान रखना है। mg इसका मास जो भी होगा mg इंटू क्या होगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब मतलब कि इस तरह का रिजिड बॉडी हो, कोई बड़ा बॉडी हो, बड़ा ब्लॉक हो, पॉइंट मास ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लेके चलते हैं। यहां तक सारा चीज क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अभी हम लोग देखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में देखेंगे कि स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पोटेंशियल, जब भी हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, जो भी एक्सटेंशन वगैरह चाहे कंप्रेशन करेंगे, हमेशा नेचुरल लेंथ से करते हैं या मीन पोजीशन से करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मीन पोजीशन जो होता है, मीन पोजीशन का जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मान के चलते हैं वो 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ में मीन पोजीशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या किए, एक्स डिस्टेंस से इसको एक्सटेंड किए, तब पूछा जाएगा इस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी बताइए स्प्रिंग का कितना होगा, तो वो कितना होगा 1/2 kx² हो जाएगा। कितना होगा 1/2 kx²। उसी तरह इक्विलिब्रियम, अब आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग खोजते हैं कि कोई भी आपको क्या दे देगा, पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल वगैरह पर फोर्स वगैरह लगाएगा, या ग्राफिकल आपको क्वेश्चन इसमें दे सकता है कि बताइए कि पार्टिकल जो होगा कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि आपका इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एफ नेट 0 होना चाहिए, मतलब एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होता है। जैसे हम लोग एसएचएम पढ़ते हैं तो मीन पोजीशन जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए उसको हम लोग मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एफ नेट 0 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग अगर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में अगर रिलेशन निकालना है तो एफ नेट इक्वल टू जो होता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई क्या होता है, एफ इक्वल टू आपका माइनस डी यू बाई डी आर के बराबर होता है। इसी के ध्यान रखिएगा रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग माइनस डी यू बाई डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अगर ऐसे आपको ग्राफ दे देगा, अब इसमें 3 तरह का हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ना होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। स्टेबल कब मिलता है, तो स्टेबल का मतलब ये होता है कि वो ऐसा पोजीशन जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा ना, जहाँ पे एनर्जी जब मिनिमम होता है वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलता है। जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलता है। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, मतलब कि कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन मिलता है। तो जैसे इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये ग्राफ बना हुआ तो मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, इस पोजीशन में मिल रहा होगा।
तो इसको क्या बोलेंगे, यू मैक्सिमम मिलेंगे। हम अभी बताएं कि जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलता है तो वहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आधा लिखे हुए जगह की कमी है, ठीक है। अब देखिए इस पोजीशन पे क्या मिलता है, यहाँ पर स्लोप दिखेगा, अगर इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप देखा जाएगा तो dy/dx होगा। तो ये बताइए जो पीक पोजीशन होता है, पीक पोजीशन पे क्या होता है, इसका स्लोप 0 हो जाएगा, तो फिर स्लोप 0। दूसरा क्या होता है कि इस पोजीशन पे क्या मिलता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो d²u/dx² जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसे ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा आपको कि बताइए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या क्या इसमें सही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, dy/dx 0 के बराबर होता है, एफ नेट 0 के बराबर होता है, इसको हम लोग अनस्टेबल पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यू मिनिमम मिल रहा है, मतलब मिनिमम मिल रहा है, मतलब इससे आप छोटा नहीं हो सकता। तो मिनिमम बोले हैं ना कि जहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx 0, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जो होता है यू का वो क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव मिलता है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको बोलेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ई ग्राफ है, ई ग्राफ क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, इस ग्राफ के लिए अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, इधर की तरफ का, तो इसका मतलब यू कांस्टेंट होगा ना, यू क्या होगा, एक्स वैरी करता होगा लेकिन यू कांस्टेंट होगा, एक्स के साथ क्या होगा, यू जो होगा कांस्टेंट होगा। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो dy/dx अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा, 0 के बराबर होगा, कितना होगा, अगर यहाँ से यू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, dy/dx अगर यहाँ से निकाले तो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। डबल डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 11 नंबर हम लोग पॉइंट पे जाते हैं, पावर पर चलते हैं, ठीक है। पावर किसको बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को हम लोग पावर के नाम से जाते हैं। जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस अगर निकालना होता है तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालता है तो dw/dx, मतलब वर्क डन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को पावर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एवरेज निकालना होगा तो w/dt कर लेंगे, वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब एक जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा, वाटर पंप, इससे कभी कभी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको दे देगा, क्या देगा, कोई आपको वेसल दे देगा या कोई भी चीज़ दे सकता है जिसमें क्या करेगा, एक मतलब पतला सा वायर, एक थिन वायर क्या करेगा उसमें डाल देगा, वो बोल देगा थिन वायर के थ्रू क्या हो रहा है, पानी मान के लिए बाहर की तरफ हो। जैसे वाटर पंप आप लोग जानते हैं, वाटर पंप जैसे कल जो होता है घर में, हम जो चापाकल जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, पानी वगैरह निकालते हैं। जैसे खेतों में देखिएगा जिसको हम लोग दमकल बोलते हैं, दमकल वगैरह में, तो उसे क्या होता है, उसे जब हम लोग पानी निकालता है तो वो क्या होगा, वो आपको दे देगा कि मान लीजिए कि नीचे से पानी आ रहा है, इतना हाइट से पानी आता है, इस हाइट से मान लीजिए कि नीचे से पानी निकाला जा रहा होगा। अब मान लीजिए जब ऊपर आ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, v वेलोसिटी से पानी निकल रहा होगा, v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा होगा। तो इसमें क्या देगा, मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होगा वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, रो होगा, ठीक है। तो एक dm/dt इसमें आता है जिसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बोला जाता है, कि कितना रेट से वाटर क्या हो रहा है, कितना रेट से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। मास पर यूनिट टाइम को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं, जो कितना रेट से आपको वाटर फ्लो कर रहा था। dm/dt का जो वैल्यू होता है रो ए भी होता है, रो जो होता है डेंसिटी होता है, भी जो होता है वेलोसिटी होगा, वॉल्यूम ना ले लीजिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लेना है, वेलोसिटी लेना है। और ए जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, ये पाइप का क्या होगा, एरिया होगा, ध्यान रखिएगा। इसको क्या लेंगे, एरिया, इसके एरिया नहीं लेंगे जिसमें लगा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन, पाइप जो होगा ना, पाइप जिसके थ्रू पानी ऊपर की तरफ आ रहा होगा, पानी जो आ रहा होगा उसके एरिया लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लेंगे। तो पावर ऑफ पंप पूछा जाता है, चाहे आउटपुट पावर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि इनपुट पावर इतना दिया गया, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा, बोलेगा कि पानी जब निकल रहा है तो आउटपुट पावर कितना हो रहा है। तो आउटपुट पावर या पावर ऑफ पंप अगर पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला का ध्यान में रखिएगा, थोड़ा ध्यान में, इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए प्रूफ तो नहीं कर सकते। तो जिसको लिखा जाता है dm/dt इंटू GH, क्या होगा, dm/dt इंटू यानी रेट ऑफ फ्लो वाटर इंटू GH प्लस G जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H जो होगा इसका हाइट होगा, कितना हाइट तक होगा, ठीक है, प्लस 1/2 dm/dt इंटू v² के बराबर होता है। क्या होता है, v² जो होगा आपका वेलोसिटी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि ये हाइट अगर ना दे, ये हाइट अगर
ना दे तो हाइट अगर ना देगा तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एच का वैल्यू 0 होगा तो वाटर ऑफ पंप का पावर ऑफ पंप कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा 1/2 dm/dt इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देता है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एन जो होता है एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एफिशिएंसी ऑफ पावर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आपको मान चलिए कि पंप पूछने लगेगा, एफिशिएंसी ऑफ पंप पूछने लगेगा तो एफिशिएंसी ऑफ पंप जो होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। इनपुट पावर और एक क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है या नहीं दिया रहेगा तो वहां कुछ ना कुछ हिंट्स दिया रहेगा जिससे आप इनपुट पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनपुट बता आउटपुट पावर जो इसे आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। अगर परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पूछ देगा तो क्या करेंगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे पहले कि अगर कंप्लीट सर्कल कराना हो, कंप्लीट सर्कल कराना हो तो सबसे पहले पार्टिकल को यहाँ तक लेकर पहुँचते हैं, कम से कम यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर यहाँ से पार्टिकल पहुँच जाते ये अपने आप क्या करेगा, फिर कंप्लीट सर्कल वर्क कर लेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मिनिमम कितना होना चाहिए, भी मिनिमम तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जिससे ताकि पार्टिकल अगर यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ का टेंशन ना जीरो हो और नॉर्मल भी ना जीरो हो। नॉर्मल का मतलब हुआ कि पार्टिकल इस तरह से मूव ना हो। नॉर्मल कब आएगा, जब पार्टिकल अंदर में मूव करें। और टेंशन कब आएगा, जब पार्टिकल किसी रस्सी के द्वारा या किसी स्ट्रिंग के द्वारा क्या कर रहा हो, मूव कर रहा होगा। तो हम दोनों चीज़ को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे बता दिए ताकि आप लोग तो अगर पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हम कैसे इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन जीरो हो, नॉर्मल भी जीरो नहीं हो तो यहाँ पे भी मिनिमम कितना होगा, रूट GR के बराबर होगा। भी मिनिमम कितना हो जाए, GR। और GR कब होगा, जब यहाँ पे भी बॉटम मतलब यहाँ के वेलोसिटी हम लोग बॉटम का वेलोसिटी अगर देंगे 5 GR अगर देंगे तो यहाँ का भी मिनिमम कितना आएगा, GR होगा। अगर ये भी मिनिमम अगर GR के बराबर होगा तभी ये कंप्लीट सर्कल कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज में नहीं करेगा। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आएगा तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि यहाँ का वेलोसिटी अगर रूट GR के बराबर है तभी कंप्लीट सर्कल करेगा, नहीं तो अदरवाइज में नहीं करेगा। और दूसरा बात एक और से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कम से कम वेलोसिटी हमको कितना देना पड़ेगा, 5 GR के बराबर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा देगा तो चेक कर लीजिएगा कि जो वेलोसिटी दिया हुआ रूट 5 GR के बराबर रही है कि नहीं। अगर रूट 5 GR के बराबर है तभी कंप्लीट सर्कल करेगा, नहीं तो अदरवाइज में नहीं करेगा। मतलब 5 GR से बराबर होना चाहिए, रूट 5 GR से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा होगा तो फिर कंप्लीट सर्कल मोशन नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि टेंशन जीरो ना हो, नॉर्मल जीरो नहीं है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए मिनिमम, तो रूट GR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 5 GR देन पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा जब उससे बड़ा होगा तो, या उसके बराबर होगा तो। फिर अगला में अगर वेलोसिटी को क्या करें, वेलोसिटी को अगर 2 GR से बड़ा और 5 GR से अगर छोटा होगा, 2 GR से बड़ा रूट 5 GR से अगर छोटा होगा तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल जो होगा बी और सी पोजीशन, बी और सी पोजीशन के बीच में क्या करेगा, मतलब कि टेंशन या नॉर्मल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब अगर उसके बीच में होगा तो पार्टिकल तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा क्योंकि भी जो है ऑलरेडी 5 GR से छोटा है। तो फिर क्या हो सकता है, तो पार्टिकल बी को क्रॉस करेगा लेकिन सी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसी में क्या हो जाएगा, यहाँ इसी में अगर कहीं किसी पोजीशन में पहुंचेगा तब तक वहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों को फ्री फॉल स्टार्ट हो जाता है। वो आप लोग को थोड़ा सा अदर कंसेप्ट है, मतलब क्वेश्चन के थ्रू ये सब चीज समझाया जा सकता है। क्वेश्चन जब किया जाता है तो वहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे फ्री फॉलिंग हो जाएगा, मतलब फ्री फॉलिंग का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का कुछ हो जाएगा, वहाँ पे फ्री फॉल कर जाएगा या कुछ वेलोसिटी उसके पास होगा तब प्रोजेक्टाइल वगैरह कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर जीरो से बड़ा और रूट 2 GR से अगर छोटा होगा तो फिर क्या करेगा, पार्टिकल जो होगा डी से बी के बीच में क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। क्या ऑक्सीलेट मतलब SHM टाइप का कुछ कर सकता है, वहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब SHM मतलब इसी के बीच में क्या करेगा, ऐसे ऐसे पेंडुलम जिस तरह करता है, पेंडुलम ऑक्सीलेट करते रहता है तो पेंडुलम ऑक्सीलेट इसके बीच में करने लगेगा। कब, जब इससे छोटा होगा रूट 2 GR से। तो जब भी ये 3 तरह का केस होता है तो आप लोगों को क्वेश्चन में जब देगा तो वहाँ पर पहले चेक कर लीजिएगा कि क्या किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जिस कंडीशन को फॉलो करेगा आप लोग उसको अपनाएगा। हो सकता है आपको पूछ दे क्वेश्चन कि पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे अगर बी ग्रेटर इक्वल टू 5 GR हो रहा है तो होगा, नहीं तो अदरवाइज में नहीं होगा। बाकी 2 केस में पूछ सकता है कि पार्टिकल कहाँ तक ले, किस पोजीशन तक जा सकता है, तो भी चेक कर सकते हैं। 3 कंडीशन दिया हुआ आप लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग इसमें क्या होगा कि इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात की एक और बात इंपॉर्टेंट करनी थी कि अगर मान चले कि आप लोगों को या आपके जो भी कांटेक्ट में आपके फ्रेंड होंगे, भाई बहन जो भी होंगे, अगर आप लोग JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको हर कुछ अच्छी तरह से नहीं मिल रहा, हर चीज़ को क्लियरफाई नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने जितने भी सब्जेक्ट आप लोग कर रहे हैं उतना अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, आपको टीचर टाइम नहीं देते हैं,
क्या होता है कि जब भीड़ होती है ज़्यादा तो क्या होता है कि वहाँ पर टीचर प्रॉपर सब किसी को टाइम नहीं दे सकते हैं, टाइम वहाँ पे नहीं देते हैं लोग, वो अपने काम से सिर्फ मतलब रखते हैं, सिलेबस समाप्त करने के क्लियर में रहते हैं। तो फिर अगर मान लो कि आप लोगों को ऐसे चाहते हैं कि हमको पर्सनल गाइडेंस मिले, टीचर पर्सनली बात करे आपको प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ अगर चाहते हैं और सब्जेक्ट को अपने जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों चारों जो सब्जेक्ट है, अगर इसको अच्छे तरह से अगर सीखना चाहते हैं, एकदम शुरू से जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लास अभी चल रहा है, जो अच्छे आपको अच्छे फैकल्टी आप लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो हम लोग आपको मतलब कि आप जहाँ से नहीं जानते वहाँ से हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, जहाँ से नहीं जानता। अगर मान लीजिए कि 8 क्लास का कोई चीज़ अगर नहीं जानते हैं तो फिर उस चीज़ को हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को बताए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे सारे मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर आप लोगों इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार मेरे क्लास को ज्वाइन करके देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी क्लास चलती कैसे है। और दूसरी बात कि मेरा क्लास जो भी चलती है इसमें आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोग ऑनलाइन से डरिए, मतलब कि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि हम आए और चुपचाप बोर्ड पे पढ़ा कर चले जाते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि हम लोग आपसे टॉकिंग करते हैं, मतलब जैसे आप लोग जैसे वीडियो कॉलिंग बात करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, आप लोग एक दूसरे का चेहरा भी देखते हो और डायरेक्ट टॉकिंग भी करते हैं, बात करते हैं। तो ऐसे सारे मतलब कि हम लोग ऐप के थ्रू जाकर पढ़ाते हैं, जिससे आप लोग डायरेक्टली हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं ना कि आप जैसे हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ एट द इंस्टेंट बोल सकते हैं, या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं एट द इंस्टेंट कि हाँ यहाँ पे बताइए आगे कैलकुलेशन क्या होगा, आगे कैलकुलेशन का यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जितने सारे चीज़ है, अगर ऐसे हम लोग का ऑनलाइन क्लास चलती है, तो अगर आप लोगों अगर ऑनलाइन क्लास घर बैठे सारा चीज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे क्लास को एक बार ज्वाइन करके देखें। दूसरी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास करेंगे तो गार्जियन अगर देख रहे होंगे तो गार्जियन को लगेगा कि मेरा बेटा बेटी मतलब वो जो होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे नहीं, क्लास ज्वाइन करके किसी और चीज़ पर मतलब यूट्यूब वगैरह रील वगैरह देखने लगते हैं। तो सबसे पहले बात को कि मेरा जो भी क्लास चलती है इसमें सबसे पहले होता है कि हम बच्चे को अच्छी तरह से जज करते हैं। मतलब कि ये होगा कि आपको मतलब कहीं से आप फ्रॉडबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपसे तो सबसे पहले बात क्लास में हम टॉकिंग करते हैं, आपको हर पॉइंट पर टोकेंगे, आपको हर पॉइंट से आपसे बात करेंगे, हर 5 मिनट में हमसे आपका नाम लेंगे, आपको टॉक करेंगे। आपको हो सकता है कि आपका नोट्स का फोटो हम मंगवा सकते हैं, हम ग्रुप में डलवा सकते हैं डायरेक्ट। हम आपका अगर मुझे शक हुआ कि आप अगर लिख नहीं रहे हैं, कोई चीज़ अगर पूछे मुझे लगा कि आप लिख नहीं रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर क्या करेंगे, आपका PDF 2-3 पेज जो भी होगा वहाँ फटाफट आपका कॉपी का पेज मंगवाएंगे, फोटो मंगवाएंगे आपका नोट्स का, उस समय चेक होगा। अगर आप पकड़ा गए तो फिर तो आपका उस समय तो जो होगा उसको देखा जाएगा। तो ऐसे मेरे फ्रॉडबाजी स्टूडेंट कभी नहीं कर सकते मेरे ऑनलाइन क्लास में। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मेरे क्लास को ज्वाइन करने में, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके एक बार देखिए मेरी क्लासेस चलती कैसे है, एकदम ऑफलाइन की तरफ फील आएंगे आपको क्लास में। और जो कुछ भी आप सीखेंगे एकदम जीरो से सीखना पसंद करें, जहाँ से आपको नहीं आता वहाँ से हम उठाएंगे आपको क्लास के लिए। चलिए धन्यवाद यहाँ तक के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, RFL के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।